एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका सेट नंबर 72। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, टीन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है आपका चाइना। चाइना जो है वह टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। ठीक है, कहाँ थी? अजमेर। बहुत जगह आपको आंसर मिलेगा दिल्ली, लेकिन बेसिकली जो उनका राजधानी था वो था अजमेर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जल्दी बताओ। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और ये प्रथम ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने दक्कन पर विजय किया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्नम मल्लेश्वरी। कौन थी? ये थी कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था बछेंद्री पाल। ठीक है, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी। बछेंद्री पाल तो थी, लेकिन ये कब चढ़ी थी ये आपको बताना है। ये 1984 में चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज कौन सा था। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी नौसैनिक जहाज का नाम आपको बताना है। कौन सा वो नौसैनिक जहाज था जो सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी? कौन सा है वो? जल्दी बताओ। तो वो है विक्रांत। कौन सा है? विक्रांत। ठीक है, विक्रांत। इसी को डिकमीशन किया गया। उसके बाद जो आपका बाइक था विक्रांता, वो इसी के लोहे से बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम विक्रांता रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब हुआ था। रेडियो का सबसे प्रथम प्रसारण जो भारत में हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो आपको आज क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला प्रसारण कब हुआ था? ये हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, बहुत जगह आपको आंसर मिलेगा 27, लेकिन अगर 23 ऑप्शन ना रहे तो ही आंसर आपका 27 होगा, नहीं तो आंसर 23 ही होगा। क्योंकि पहला जो प्रसारण था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और भी इस तरह के कुछ क्लब थे, उन क्लबों के द्वारा प्रसारण किया गया था। ठीक है, आपको मेनली याद रखना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब। ठीक है, इसने 1923 में प्रसारण किया था। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को कब रेडियो प्रसारण के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका आंसर है 1927। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा मान लिया जाता है कि 1927 ही था पहला वर्ष जब रेडियो प्रसारण चालू हुआ, लेकिन ये गलत है। आंसर होगा 1923 और
प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को परमिशन दिया गया था 1927 में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में क्या है, अगर 23 नहीं रहेगा तो आप 27 आंसर करोगे। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो कब अस्तित्व में आया? ऑल इंडिया रेडियो कब अस्तित्व में आया? यह आया था 1936 में। और कई बार आपके ऑप्शन में ना तो 1923 रहेगा ना तो 1927 रहेगा, आपको देगा भारत में रेडियो सर्विस कब चालू हुआ और आंसर रहेगा 1936। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों तरह का जो क्वेश्चन है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑल इंडिया रेडियो, आप जान ही रहे हो, और इसका जो प्रसारण चालू हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लो। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया था? ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कब बन गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो 1956 में आकाशवाणी बन गया था। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कहाँ है? यह है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन हुए जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे भानु अथैया। क्या नाम था इनका? इनका नाम था भानु अथैया। इन्होंने सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल किस राज्य में पाया जाता है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका एरर हुआ है, ठीक है, इस एरर को पहले ठीक करो। तो भारत में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, भारत में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क या जाल, ठीक है, भारत में रेल का या रेल मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? जल्दी बताओ कौन सा राज्य है वो राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन है, और वो कौन सा है? वो है यूपी। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। किस नगर के नाम से? भाग्यनगर के नाम से हम लोग हैदराबाद को जानते थे। अगला क्वेश्चन है तार का आविष्कारक कौन है? तार यानी टेलीग्राफ का आविष्कारक कौन है? टेलीग्राफ का आविष्कारक कौन है? जल्दी बताओ कौन है? तो ये है SFB मोर्स, ठीक है, SFB मोर्स, इन्होंने सबसे पहले टेलीग्राफ की आविष्कार की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? ध्यान देना है आपको, यहाँ पे सिर्फ उपग्रह नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे संचार उपग्रह पूछा जा रहा है। और पहला उपग्रह कौन सा था ये आप सभी मुझे कमेंट में बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला उपग्रह। और यहाँ पे है पहला सफल संचार उपग्रह, तो ये कौन सा था? ये था एप्पल, ठीक है, कौन सा था? एप्पल था पहला प्रथम सक्सेसफुल संचार उपग्रह भारत का। अब अगला क्वेश्चन है कि इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया था? इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से, ठीक है, फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम सफल संचार उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? अभी आपने देखा इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था, अब आपको बताना है कब लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1981 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है।
कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच, ये नाम आपने महाभारत में देखा होगा, और महाभारत में ये घटोत्कच जो है वह एक राक्षस के रूप में आया था। अब चलो मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। तो कौन किसका पुत्र था ये था भीम का। ठीक है, भीम लोग जब जंगल में था तभी एक राक्षसनी के साथ उसका शादी हो गया था। ठीक है, और उसी दोनों का पुत्र था घटोत्कच। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में है? हमारे देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत। क्या था? साकेत था अयोध्या का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? इंद्रप्रस्थ किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो ये दिल्ली का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंजावुर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय का निर्माण कब हुआ था? तंजावुर में स्थित है सरस्वती महल पुस्तकालय। ठीक है, सरस्वती महल पुस्तकालय, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय, या आप बोल सकते हो संस्था, ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? मुरिया जनजाति कौन सी जनजाति है? मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है? मुख्यतः आपको बताना है जनरली ये कहाँ निवास करती है, इसका मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका निवास स्थान मेनली है। किसका? तो आपको नाम भी याद रखना है, वह है मुरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, भारत में जुआंग जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? जुआंग जनजाति, जुआंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। ठीक है, देखो मैं कुछ डेली डाल रहा हूं और आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है और आप अगर छोड़ देते हो तो फिर गलत बात है। इसलिए आपको जितना मैं डेली दे रहा हूँ उतना आप याद करते जाओ धीरे धीरे। ठीक है, और आप दिमाग में सेट करते जाओ। एक दिन आपको सारा अगर मैं डाल दूं तो आपको याद नहीं होगा, तो दो तीन मैं डाल रहा हूँ, इसको आप धीरे धीरे दिमाग में सेट करते जाओ और अच्छे से याद करते जाओ ताकि एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो भारत में जुआंग जनजाति जो है वह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मुख्यतः वह ओडिशा में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय राज्यों में उरांव जनजाति मुख्यतः निवास करती है? उरांव जनजाति जो है वह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? अब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो सबको मैं एक साथ डाल दूं। अगर आप सभी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में आप गलत करके आ जाते हो। तो आपको याद रखना है सारा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, तो किन राज्यों में उरांव जनजाति मुख्यतः निवास करती है? एक तो राज्य है झारखंड, ये आप सभी जान ही रहे हो। ठीक है, तो उसके अलावे आपको बताना है, और अगर कहीं निवास करती है उरांव जनजाति तो ये है ओडिशा। ठीक है, तो एक आपका हो गया क्या? एक आपका हो गया झारखंड,
ठीक है, ये आप सभी जान रहे हो। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया ओडिशा। ठीक है, तो झारखंड और ओडिशा में आपको ओराव जनजाति देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाले सेशन में आपका जो जैन धर्म है उससे संबंधित चीजें आया। ठीक है, महावीर के बारे में मैंने पूछा था और वहां पे भी मैंने देखा बहुत बच्चे जो हैं वो आंसर गलत कर रहे थे। यानी जैसे मैंने महावीर के पिता का नाम पूछा तो बहुतों ने शुद्धोधन बताया। ठीक है, वहीं पे अगर महावीर के वाइफ का अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे बच्चों ने यशोधरा बताया था, तो वो सारे गलत हैं। यही तो मेरा मोटिव है यहाँ पे। इस सेशन के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको याद रहे। ऑप्शन में आपको ये चीज नहीं हो पाता है आपके साथ। ठीक है, आप कोई एक टिक आउट करके निकल जाते हो, आप याद नहीं कर पाते हो। और यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आप सारा याद कर लो, जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर लो। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। वहीं पे महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। ठीक है, और वहीं पे महावीर के माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के विमाता का नाम क्या था? अब ये टर्म मैंने जान के डाला है। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें विमाता में सोचते हैं कि माता ही होंगी और महामाया आंसर कर देते हैं। तो विमाता जो है वह है आपका स्टेप मदर। ठीक है, यानी उनकी जो मौसी थी वही उनकी स्टेप माँ थी। उनकी माता के मरने के बाद सुद्धोधन ने उनसे विवाह किया था। ठीक है, इनके मासी से। तो आपको उसका नाम बताना है। तो कौन थी इनकी वो मौसी? ये थी गौतमी। कौन थी? गौतमी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, वहीं पे अगर महावीर के पत्नी का नाम करें नाम का बात करें तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। अब देखो कितना स्लाइड सा डिफरेंस है, और एग्जाम में आप गलत करके आ जाते हो, एक नंबर आपका बर्बाद हो जाता है। एक नंबर ही बर्बाद सिर्फ नहीं होता है, बल्कि वहां पे निगेटिव मार्क भी आप जानबूझ के अपने घर ले आते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के आज खत्म कर लेना है। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा, वहीं पे महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ये तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, राहुल का जो वास्तविक अर्थ है वो भी आपसे पूछा जाता है। इसका मतलब होता है क्या बोल सकते हो, राहुल का अर्थ होता है जैसे मोह माया होता है ना, आप ऑप्शन में ढूंढ लेना, इस तरह के वर्ड आपको मिल जाएंगे। यानी एक अटैचमेंट टाइप से, ठीक है, मोह टाइप से बांध के रखने वाला। ठीक है, तो वो होता है राहुल का अर्थ। इसीलिए उनके बेटे का नाम राहुल रखा गया था, ताकि वह मोह माया में पड़ के घर छोड़ के ना जाए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था? अब चन्ना। अब बहुत सारे बच्चे चन्ना जो है वह गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम बता देते हैं। ये गलत है, आपको ये याद रखना है कि वो घोड़े का नाम नहीं था, वो सारथी का नाम था। तो घोड़े का नाम क्या था ये बताओ, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। ये मैंने अलग से करवा दिया है। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना, और वहीं पे घोड़े का नाम था कंथक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे शिष्य का नाम बताएं जो राजा थे। यहां तो आपको सारा बताना है, लेकिन एग्जाम में कोई एक आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शिष्य हुआ जो एक राजा था, या निम्न राजाओं में से कौन सा वो राजा है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो यहाँ पे अगर ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप फंस के रह जाते हो और आप आंसर नहीं कर पाओगे। जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा राजा था, कौन कौन ऐसा राजा था जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो सबसे पहला है बिंबिसार।
ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का नाम फेमस होता है इसलिए क्योंकि इनका जो नाम है वो गौतम बुद्ध के साथ भी जुड़ता है और इनका नाम महावीर के साथ भी जुड़ता है। ठीक है, अच्छा, बिंबिसार का अगर बात करें तो महावीर के साथ ये कैसे संबंधित है? ये तो उनके रिश्तेदार ही थे, उनके फूफा जी थे, महावीर के फूफा जी थे बिंबिसार। ठीक है, तो इसीलिए आपसे अजातशत्रु का भी पूछा जाता है कि महावीर से किस प्रकार अजातशत्रु संबंधित है। तो अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था, इस कारण से क्या हो गया, वो फुफेरा भाई हो गया महावीर का। लेकिन बाद में आके बिंबिसार गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक ही मैंने बताया, अभी आपको इसमें तो और है बिंबिसार, इसके अलावे और कौन कौन सा है? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु भी था, वो भी इनके शिष्य बने थे। उसके बाद प्रसेनजीत। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, प्रसेनजीत। ठीक है, और एक और है उदयन। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं जिनका आपका नाम एग्जाम में आता है और आपको इन चारों को याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की किस पड़ाव का प्रतीक पशु हाथी था? अब महात्मा बुद्ध के जीवन के अलग अलग पड़ाव का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और अगर जानवरों में देखें, पशुओं में देखें तो 4 पशु मेनली जो है वह इनके जीवन से रिलेटेड है, 4-5 हैं। ठीक है, तो 4 जैसे हाथी, घोड़ा, सांड, शेर, ये सारे हैं। ठीक है, 4 ही हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट पशु हैं जो इनके जीवन के अलग अलग पड़ाव को दर्शाता है। वहीं पे मैं पूछ रहा हूं, हाथी किस पड़ाव को दर्शाता है? तो हाथी गर्भ में आने का पड़ाव। ठीक है, गर्भ में आने का। ठीक है, तो जब महात्मा बुद्ध गर्भ में आए थे तो उस वक्त का पड़ाव जो है वह हाथी के द्वारा दर्शाया जाता है। वहीं पे अगर घोड़ा का बात करें तो घोड़ा गृह त्याग को दर्शाता है, सांड जो है वह यौवन को दर्शाता है और शेर समृद्धि को दर्शाता है। तो ये 4 हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव क्या था? तो ऋषभ से याद रखना है वृषभ, वृष राशि जो होता है, आप कभी राशि पे ध्यान से देखना, आपको किसका चित्र मिलता है? आपको सांड का चित्र मिलता है। ठीक है, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह, तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है, तो 2 मैंने आज बताया, इन दोनों को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, केरल स्थित कोचीन निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी आपको 3 उद्योग दिए हुए हैं इसमें से बताना है कोचीन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। कोचीन, जल्दी बताओ, किन चीजों के उद्योग के लिए कोचीन फेमस है? कोचीन किस चीज के लिए फेमस है? तो कोचीन जहाज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग के लिए गुजरात स्थित कोयली प्रसिद्ध है? ये कोयली टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोयली कहाँ है? तो कोयली गुजरात में है। कोयली तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। तेल क्षेत्र मतलब पेट्रो रसायन, तो कोयली किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? पेट्रो रसायन के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब स्थित शहर जालंधर, ठीक है, जालंधर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो जालंधर कहाँ है? पंजाब में है। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जल्दी से 3 ऑप्शन मैंने दिया है, वहां से देखो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन देना जरूरी है, क्योंकि एक जगह एक चीज से ज्यादा के लिए प्रसिद्ध हो सकता है। तो जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है तो मैं उसी इंडस्ट्री को लेकर चलूंगा। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे आपको ऑप्शन देता हूं। तो कौन सा उद्योग है? यह खेल सामान के उद्योग के लिए, जो स्पोर्ट्स जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए जालंधर जो है वह फेमस है और ये पंजाब में है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आज का 50 क्वेश्चन आपका पूरा होता है। ठीक है, आई होप कि आज भी आपने बहुत चीज सीखा होगा, और अगर सीखा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार। लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो? मैं देखता हूँ पर डे, मैं देखता हूँ कि देखने वाले लोग बहुत है, लाइक करने वाले कम है। इसमें आपका क्या जाता है? एक लाइक कर दो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा है तो मत देखो,
ठीक है, मैं जबरदस्ती तो बोलता नहीं हूँ। अगर आप कुछ सीख रहे हो यहाँ से, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लाइक करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिले। आपका जो लाइक है उससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, ये सारे काम आपके हैं, ये आपको पर डे करते जाना है, इसके लिए मुझे पर डे बोलना नहीं चाहिए। क्लियर है? चलो कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।